कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका क्लासेस। आज एक अनोखे फॉर्मेट में आप क्लास करेंगे, ऑनलाइन क्लास। और मैं आपका होस्ट आनंद श्रीधम और साथ ही ये सौरभ सर हैं। तो दोनों मिल करके टू टीचर इन ए क्लास, एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई मैथोलॉजी, एक नई मेथड से हम लोग क्लास करेंगे जो काफ़ी मज़ेदार होगा। एक इंटरएक्टिव क्लास, एक इंटरेक्शन के माध्यम से आपकी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो काफ़ी मज़ेदार होगा। जीएस झकास फॉर्मेट में हम लोग देखें तो आता हूँ चैप्टर पर। एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपके सामने दिख रहा है, सारी चीज़ें पिक्टोग्राफिकल फॉर्मेट में एक फिल्म के माध्यम से समझिए। फिल्म से मुझे चीज़ें याद आ रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मान लीजिए प्रश्न यह आ जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित कौन सी फिल्में बनी हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि हाल फिलहाल कुछ समय पहले ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी मोहनजोदारो। नाम याद रखना, वो हड़प्पा नहीं था या इंडस वैली नहीं था, मोहनजोदारो करके फिल्म था। ठीक है, उसके डायरेक्टर कौन थे, कौन एक्टर थे, थोड़ा बहुत आप लोग देख जाएंगे। तो उस फिल्म में इंडस वैली सिविलाइजेशन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो वहाँ पर व्यवस्था रही है उसके बारे में दिखाया गया है, और हम लोग भी कुछ उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है उसका, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, वह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री का, और वहाँ से 2-3 क्वेश्चंस जनरली किसी भी एग्जाम्स में होता ही होता है। यह जो सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, और यह एक काफ़ी उन्नत सभ्यता थी अपने तत्कालीन समय में, तत्कालीन विश्व इतिहास में। उसके पैरेलली अन्य सभ्यता भी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, नील नदी की सभ्यता थी, या ह्वांगहो नदी की जो चाइना वाला पार्ट है उधर था। तो अपने तत्कालीन किसी भी अन्य सभ्यता से ज़्यादा विकसित थी, एक नगरीय आधारित सभ्यता थी। ठीक है, और कांस्य युगीन सभ्यता थी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि इस सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थीं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में ही देखें कि इसमें हम लोग देखें कि हड़प्पा संस्कृति जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। इसमें भौगोलिक विस्तार को हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक विस्तार, इसका जोग्राफिकल कंडीशन क्या था, इसके निर्माता कौन थे, फिर इसका टाइमिंग क्या था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका टाइमिंग क्या है, फिर नगर योजना है, संरचना है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फिर उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संगठन जो है वह क्या थी, और साथ ही उत्तर हड़प्पा की जो संस्कृति है, जो पोस्ट हड़प्पन वाला जो एज है, पीरियड है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, नील नदी की सभ्यता यहाँ पर है, ह्वांगहो नदी की चाइना वाली चीज़ें हैं, और यहाँ पर हमारा ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम लोग दूसरे फिगर में देखें, ज़्यादा स्पष्टता के साथ दिखेगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ये जो हर लगभग त्रिभुजाकार की स्थिति बन रही है। ठीक है, तो डिटेल में आपको सौरभ सर बताएंगे कि इसकी भौगोलिक विस्तार क्या थी, कौन इसके निर्माता थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ प्रियदर्शी। आज चर्चा करना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सर ने जैसा कि बताया है कि इंट्रो के रूप में कि सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे ही, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं चैप्टर की ओर, देखते हैं क्या क्या फीचर्स है इसके विभिन्न पहलुओं पर जो हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, ताकि एक अवधारणा आपके अंतर्गत जो है वो विकसित हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, उनकी नगर नियोजन और उसके दूसरे महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में आपको एक मोटे तौर पर जो है एक जो है सारगर्भित जो है
नॉलेज हो जाए, एक सारगर्भित ज्ञान जो है आपको प्राप्त हो जाए। सबसे पहले दोस्तों ये देखना है हमें कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता है, इसे क्यों कहा गया। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता कहने के पीछे जिसका जो प्रमुख रीज़न माना जाता है वो माना जाता है कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार जो उत्खनित किया गया था जिस स्थल को, उसका नाम हड़प्पा था। इसी हड़प्पा स्थल का उत्खनन चूंकि सबसे पहले हुआ इस सभ्यता का, इसलिए जॉन मार्शल ने इसे हड़प्पा सभ्यता कहा। बाद में जब दूसरे साइट्स पे इस सभ्यता के मिलने लगे और खास करके सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी नदी थी उस क्षेत्र में ही इसके ज़्यादातर साइट्स मिले, इसलिए से सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना गया। लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे जो एग्जीबिशंस में जो भी साइट्स इसके प्राप्त हुए थे वो ज़्यादातर पाकिस्तान में चले गए। तो इंडिया में जब एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ आफ्टर 47, उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी प्राप्त हुए जो सिंधु घाटी से, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र से इतर थे। इसलिए जो है इसे जो है सिंधु घाटी से बियॉन्ड भी एक सभ्यता कहा जा सकता है। इसलिए आज के डेट में इसका जो है दोनों तरीके का नाम है, एक हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे हम पुकारते हैं और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। दूसरा जो सर दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ है वो इसका काल निर्धारण। ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं हम, इसका काल क्या होना चाहिए। तो देखिए काल निर्धारण को लेकर जो भी विद्वान है, जो भी हिस्टोरियंस हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई जो है एक मत नहीं, एक मत की स्थिति नहीं है, काफ़ी मतभिन्नता, काफ़ी मतभेद है। जो सर्वसाधारण मत जो इस पर जो कायम किया गया है वो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा C14 तकनीक से पता किया गया कि इस सभ्यता का जो एक्चुअल जो काल होना चाहिए वो 2500 BC से लेकर 1750 BC के आसपास, यानी कुल मिलाकर करीब करीब 750 से लेकर 800 वर्ष तक इसका जो है काल निर्धारण किया गया है। इसमें जो है 2000 BC के आसपास हम आते हैं तो ये हड़प्पा का जो है पूरी तरह से परिपक्व अवस्था है, यानी सबसे ज़्यादा एडवांस फेज कर सकते हैं वो 2000 BC के आसपास हड़प्पा का रहा होगा। उसके बाद हड़प्पा जो अपने पतन की ओर बढ़ जाती है, यानी अपने अवसान की ओर बढ़ जाती है। दोस्तों कोई भी सभ्यता के बारे में आपको जानना होगा कि यह पता होना चाहिए आपको कि किसी भी सभ्यता का विकास जो है रातों रात ओवरनाइट नहीं होता। इतनी बड़ी सभ्यता और संस्कृति एक दिन में फलीभूत नहीं होती, इसमें जो है काफ़ी लंबा समय लगता है। और नो डाउट हड़प्पा जैसे सभ्यताओं के विकास में भी जो है काफ़ी लंबा समय लगा। ऐसा माना जाता है कि 6000 BC के आसपास इस सभ्यता का जो है नींव डाल दिया गया होगा किसी न किसी रूप में। तब से जाकर इस सभ्यता का जो है, इस संस्कृति का जो है किसी न किसी रूप में विकास होता रहा होगा। और 2500 BC में जब हम आते हैं तब तक ये सभ्यता का रूप धारण कर लेती है, संस्कृति सभ्यता का रूप धारण कर लेती है और 2000 BC के आसपास अपने परिपक्व अवस्था में। तीसरी जो इसकी दोस्तों जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है विस्तार, कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ है। तो हड़प्पा सभ्यता के अगर विस्तार की दोस्तों हम बात करेंगे तो इस सभ्यता का विस्तार जो है सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन सिंधु नदी घाटी क्षेत्र से बाहर दूसरे क्षेत्रों में भी, कुछ एक क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो मकरान तट है, सुत का गेंडोर, जो बलूचिस्तान का जो एरिया है, उस एरिया से लेकर ये कश्मीर की एरिया, और नीचे अगर आप दक्षिण में चले जाएँ तो दायमाबाद, जिसे कि आप महाराष्ट्र का जो एरिया है उस एरिया, और पूर्व में चले जाए तो ये पश्चिमोत्तर यूपी तक जो इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। अगर हम शॉर्टकट तरीके से इसे बोले तो उत्तर में जो है ये मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है वहाँ से लेकर दक्षिण में जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ तक, और पूरब में बात करें तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है वहाँ से लेकर, और अगर हम पश्चिम में चले जाएं तो सूत का गेंडोर जो बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। इसी बलूचिस्तान प्रांत में आज पाकिस्तान के द्वारा ग्वादर बंदरगाह बनाया गया है। तो ये जो इसका एक भौगोलिक विस्तार है, एक मोटा मोटी भौगोलिक विस्तार है। इसके अंतर्गत सिंधु नदी के जो जितने भी ट्रिब्यूटरीज थे सारी नदी आ जाते हैं। इसके अलावा घग्गर नदी आ जाता है, घग्गर नदी के अलावा जो यमुना के कुछ नदी घाटी क्षेत्र भी आ जाते हैं, हिंडन नदी वगैरह भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि सभ्यता के निर्माता कौन थे। अगर इतनी बड़ी सभ्यता देखने को मिल रही है, विकसित सभ्यता, विकसित अवस्था में, तो कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जो निर्माता होगा, इस सभ्यता को बनाने में उनका योगदान रहा होगा। तो इसके निर्माता को लेकर भी दोस्तों काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, विद्वानों के बीच में कोई एक मत नहीं है, काफ़ी मतभेद की स्थिति है। लेकिन मोटे तौर पर दोस्तों माना जाता है कि इस सभ्यता का निर्माण जो था, इस सभ्यता के निर्माण में किसी एक प्रजाति का नहीं बल्कि कईयों प्रजाति का जो है वो रोल रहा होगा, अहम रोल रहा होगा, जिसमें प्रोटोस्क्लाइड से लेकर मंगोलाइड तक है। इसके अलावा अल्पाइंस भी हैं, इसके अलावा भूमध्य सागरियन भी है। इन सारी प्रजातियों के द्वारा मिलकर जो इस सभ्यता का निर्माण किया गया होगा। लेकिन मोटे स्तर पर जो एक थोड़ी बहुत जो सहमति व्यक्त की जाती है वो ये की जाती है कि ज़्यादातर द्रविड़ लोग रहे होंगे जिसने इस सभ्यता को इस परिपक्व अवस्था में जो है पहुँचाया होगा। यानी द्रविड़ों का कंट्रीब्यूशन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में सबसे ज़्यादा माना जाता है। और आज के डेट तक जो है आप कह सकते हैं कि
मैक्सिमम जो है वो कहा जा सकता है कि द्रविड़ लोगों का इस सभ्यता के निर्माण में सबसे अधिक जो है कंट्रीब्यूशन रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सभ्यता की निर्माता के बाद बात करते हैं हम इसके नगर नियोजन की, यानी इसके टाउन प्लानिंग की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे जो बेसिक और सबसे जो मेन फीचर्स है वो उसका जो है टाउन प्लानिंग यानी नगर नियोजन व्यवस्था है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी समकालीन दोस्तों सभ्यता थे, किसी भी सभ्यता में आपको इस तरीके का नगर नियोजन देखने को नहीं मिलेगा। ये इस सभ्यता की जो थी स्पेसिफिक विशेषता थी। चाहे आप मिस्र की सभ्यता की बात कर लें या चीन की सभ्यता, पीली नदी घाटी की सभ्यता की बात कर लें या फिर सुमेरियन सभ्यता की आप बात कर लें, किसी भी सभ्यता में दोस्तों आपको जो है ये देखने को नहीं मिलेगा। जब नगर नियोजन की दोस्तों हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए इसके नगर विन्यास की, कि नगर का बसावट जो है वो कैसा रहा होगा। अगर नगर की बसावट की बात करें तो आपने जो है चेस खेला होगा बचपन में, शतरंज तो खेला ही होगा। और शतरंज को अगर आप शतरंज के बोर्ड को अगर सही तरीके से देखें तो उसे हम 4 हिस्से में, 4 स्क्वायर के हिस्से में चौखाने में बांट सकते हैं, यानी 4 खाने में इसे हम बांट सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी, जो नगर विन्यास था, कुछ कुछ शतरंज के बोर्ड की तरह था, जिसे ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं या चौखाना भी कह सकते हैं आप। ये एक तरीके से वर्गाकार या रेक्टेंगुलर आकार में थी, जो 4 हिस्से में बटी हुई थी। सड़कें जो थी समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को काटती थी। जिससे चूँकि सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, इससे जो था नगर का जो विन्यास था, नगर की जो बसावट होती थी वो बिल्कुल जो था चेस बोर्ड की तरह दिखती थी, 4 खाने में बटी हुई दिखती थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है इनकी सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कें जो थी, मुख्य सड़क जो होती थी वो 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण काटती थी और इनका निर्माण जो था कच्ची मिट्टी से ही नॉर्मली हुआ करता था। तो जाहिर है कि बारिश के दिनों में जो था वाटर लॉगिंग की समस्या जरूर रही होगी और कीचड़ वगैरह भी जो है हो जाते होंगे। मुख्य सड़कों से जुड़ी हुई नालियाँ होती थी, जिसे मुख्य नालियाँ कहते हैं। अगर नालियों की हम बात करें तो मुख्य नालियाँ, और ये इस मुख्य नाली से जुड़े हुए छोटे छोटे मोड़ियों के जरिए जो है एक नाली होती थी, जो कि उसके घरों में, हड़प्पावासी के घरों तक जाती थी। ये छोटी नालियाँ होती थी। ये मुख्य नालियाँ होती थी, ये पक्की ईंटों की बनी होती थी। इनका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है और इन नालियों को अच्छी तरह से दोस्तों कवर भी किया गया है। ऊपर जो है या तो पत्थर रखकर या बड़ी ईंटों को रखकर इन नालियों को कवर कर दिया गया। यानी सीवरेज सिस्टम हड़प्पा सभ्यता का कुल मिलाकर कहें तो काफ़ी बेहतरीन था, इसमें कोई शक नहीं। और इन्हीं मुख्य नालियों से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी पतली पतली नालियाँ थी जो घरों में जाती थी, और घर से जो है गंदा पानी इससे छोटी नालियों के जरिए मुख्य नालियों में जाता था। मुख्य नालियों में बीच में जो था एक तरीके का जो है पीट बना दिया गया था, एक तरीके का जो था गोलाकार पीट बना हुआ था, जिसमें आकर किसी भी किस्म का जो कचरा हो या कोई भी वेस्टेज वस्तु हो वो आकर जो था उसमें रुक जाती थी, जिससे वाटर का फ्लो जो था वो डिस्टर्ब नहीं होता था और उसे समय समय पर जो है साफ़ कर लिया जाता था। दोस्तों अगर हम बात करते हैं नगर नियोजन व्यवस्था के तहत जो है, अगर हम बात करें भवन की, तो अगर हड़प्पा सभ्यता के भवनों को देखा जाए तो भवन जो थे बनाने के अगर मटेरियल की हम बात करें तो भवन जो है पक्की ईंट के भी बने हुए हैं, कुछ एक जगह पर कच्ची ईंटों के बने हुए, थोड़े बहुत जगह पर जो है पत्थरों का भी भवन निर्माण में प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ जो है लकड़ी और घास फूस की चीज़ों का जो है भवन निर्माण में प्रयोग किया जाता था। भवन जो था 1 मंजिला से लेकर 2 मंजिला तक था, ठीक है। और कई भवनों के फर्श जो थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। पक्की ईंटों के इसलिए बने हुए थे, खास करके बाथरूम जो स्नानागार थे उनके फर्श जो था पक्की ईंटों से बनाए जाते थे ताकि वो जल रोधी हो जाए, ठीक है। तो इसमें ईंट के अलावा कहीं कहीं जिप्सम और चूने और गारे का भी जो प्रयोग देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम ईंट की बात करें तो ईंट जो था कच्ची और पक्की दोनों होती थी। एक ईंट वो होता था जिसे धूप में पकाया जाता था, एक तरीके का वो कच्ची ईंट था, और एक ईंट वो था जिसे भट्ठी में यानी वाद भट्ठी में आग में पकाया जाता था, जो पक्की ईंट थी। और दोनों का प्रयोग जो था नाली बनाने से लेकर जो है भवन निर्माण तक में सभी होता था। ईंटों का विन्यास बहुत बेहतरीन था। ईंटों की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात था 4:2:1 था। इसका मतलब है कि ईंटों की लंबाई की आधी जो उसकी चौड़ाई होती थी और चौड़ाई जो रहता था उस चौड़ाई की आधी जो थी वो लंबाई हुआ करती थी। तो ये जो था वो ईंटों की स्थिति थी। इस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था, टाउन प्लानिंग, अपने समय की समकालीन जो भी सभ्यता थी उनमें सबसे बेस्ट था और सबसे अधिक उन्नत था। आज भी भारत के बहुत सारे शहरों में इस तरह की जो है व्यवस्था देखने को, इस तरह की सीवरेज व्यवस्था, इस तरह के सैनिटेशन देखने को आप आज भी जो है नहीं मिलेगा। उदाहरण के रूप में पटना जैसे जगहों को आप देख लें तो अगर आप पटना के रहने वाले हैं दोस्तों तो वहाँ की जो सीवरेज सिस्टम से वाकिफ़ ही होंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि पिछले
2-3 साल पहले पटना में जो थी बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। 2 दिन बारिश के बाद भी जो है बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और वाटर लॉगिंग की समस्या जहाँ तहाँ हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से हज़ारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जिस तरीके की सीवरेज सिस्टम और सैनिटेशन सिस्टम था, वो आज भी जो हम इस मॉडर्न एरा में रह रहे हैं हमारे शहरों में देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं आगे की बात करते हैं, जो आपको जो है आनंद सर जो है वो बताएंगे। नगर नियोजन के बारे में हम लोग देख चुके हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चंस भी बनता है। ठीक है, अब इसकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था थी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हालांकि वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन हाँ इक्का दुक्का प्रश्न वहाँ भी बनने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, सारी चीज़ें जो यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा है काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड में है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाती है, करा दी जाएगी। ठीक है, तो जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठन की बातें हैं, तो इसमें देखिए कि जो इंडस वैली में इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था, उसमें जो शासक वर्ग था या जो लोग थे, उनका ध्यान युद्ध पर नहीं था। ठीक है, वो विजय की ओर उतना ध्यान नहीं देते थे जितना वाणिज्य और व्यापार पर। ठीक है, और वह एक शांति प्रिय थे, वाणिज्य व्यापार पर ज़्यादा जोर थे, और इनका वाणिज्य व्यापार काफ़ी ज़्यादा, चाहे अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्रों में हो, मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में हो, फैला हुआ था। नाव आदि से भी व्यापारिक चीज़ें होती थी। तो कुल मिलाकर के अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आप बता रहे हैं कि हड़प्पा वासी जो थे शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे, ऐसा माना जाता है। तो मुझे सर ये बताइए कि बच्चों को भी ये बताइए कि ये हड़प्पा के जो भी नगर मिले हैं, इनके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर मिला है, मतलब एक बाउंड्री वाल मिला है जिसके अंतर्गत दुर्ग टीला भी था और पूर्वी टीला भी था, और नगर के बाहर भी एक फेंसिंग की हुई थी। तो सर फेंसिंग का क्या उद्देश्य रहा होगा? नहीं, निश्चित रूप से वह तो एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, डिफेंस और सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका ध्यान उस पर बहुत ज़्यादा केंद्रित नहीं था। एक होता है ना, जैसे जिसमें युद्ध और जीत और पराजय को ज़्यादा महत्व देते थे। डिफेंस तो ज़रूरी है, जो उनका दुर्ग मिला है और जो भी है इनका ये है स्ट्रक्चर है, तो वो तो महत्वपूर्ण है ही किसी भी सभ्यता के लिए, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि लोहे का बहुत ज़्यादा क्या, लोहे का प्रचलन यहाँ पर नहीं दिखता है। साथ ही युद्ध के लिए लोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगध साम्राज्य के राजनीतिक, सामरिक भी उत्थान के लिए हम लोग देखते हैं कि लोहे का वहाँ पर भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें अश्व होता है, लोहे के साथ साथ अश्व, क्योंकि लोहे से हम अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। ठीक है, हालांकि कंसयुगीन सभ्यता थी, तांबे का था, सोना था, चांदी था, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद भी लोहे का साक्ष्य नहीं दिखता है। जिस अयस्क का प्रयोग बार बार हम वैदिक पीरियड में देखते, युद्ध सामग्री बनाने में देखते हैं, वो चीज़ें दूसरी महत्वपूर्ण बात है। सर का ये कहना है, व्यूअर्स स्टूडेंट्स कहना ये कि जो सुरक्षा प्राचीर बनाए जा रहे थे, चाहे दुर्ग टीला सुरक्षा प्राचीर से गिरा हो या नगरीय टीला सुरक्षा प्राचीर से गिरा हो, या पूरे शहर के बाहर जो सुरक्षा प्राचीर बना गया था, वो किसी बाह्य आक्रमण से लड़ने के लिए नहीं, किसी बाह्य आक्रमणकारी से सुरक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि जो लुटेरे होते थे, जो चोर होते थे, चोर किस्म के लोग होते थे, जो नगर में घुसकर किसी चीज का चोरी कर ले जाते थे, उनसे केवल बचाव के लिए जो थे इन्होंने सुरक्षा प्राचीर बना रखा, जैसा कि सर बता। हाँ बिल्कुल, मतलब साम्राज्य का विस्तार नहीं कि दूसरे के राज्य का हमें कर लेना है, इंक्रोचमेंट करना है, साम्राज्य का विस्तार करना है, वो पर्पस नहीं, सुरक्षात्मक अपने स्तर पर सेल्फ। हाँ, तो दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि अश्व केंद्रित नहीं था। हालांकि कुछ मोहनजोदड़ो और लोथल वाले एरिया से जो टेराकोटा कलाकृतियाँ दिखती है, उसमें कुछ लगा है कि हाँ कुछ लोह की अस्थियाँ, मतलब घोड़े की अस्थियाँ कुछ मिलते हैं, लेकिन यह तय है कि वह अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी। अश्व का महत्व उस रूप में नहीं था। जानकारी तो थी, लेकिन घोड़े का ज्यादा प्रचलन नहीं था, ज्यादा उपयोग वो नहीं करते। अगर पशु की भी बात करें तो पशु में जो यूनिकॉर्न, एक सिंग वाला जो जानवर है, हाँ, उसका इम्पोर्टेंस काफी था। दूसरा इम्पोर्टेंस सांड का था। अब ये सांड आप देखिए कि हालांकि एक
कृषि का इम्पोर्टेंस था, लेकिन उसके साथ ही पशुपालन का भी महत्व था। वैदिक काल में हम क्या देखते हैं, एक पालक समाज है, सभ्यता है, पशु का इम्पोर्टेंस वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, और अधिकांश जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उसके केंद्र में कहीं न कहीं गायें होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, बैल दिखता है, बुल दिखता है, लेकिन गायें नहीं दिखती है। ये थोड़ा सा एक विरोधाभासी चीज़ें यहाँ पर दिखती है। ठीक है, लेकिन इससे दोस्तों कंफ्यूज लेकिन नहीं होना है हाँ, कि गाय नहीं थी। गाय की केवल एविडेंस साक्ष्य नहीं मिला, साक्ष्य है वो नहीं मिली है, लेकिन चूंकि गाय थी तभी बैल आई होगी, ये बैल तो आई कॉमन सेंस वाली बात है। तो गाय निश्चित तौर पर रही होगी, लेकिन एक साक्ष्य के रूप में, एक अवशेष के रूप में वो प्राप्त नहीं हुई है, ना ही किसी मुहर पर, ना ही किसी चीज पर उसकी आकृतियां देखने को मिलती है। इसलिए सर ने, दैट्स व्हाई सर ने ऐसा कहा कि गाय की जो है वहाँ जो है उपलब्धता नहीं थी, मतलब गाय का कोई साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं है। तो पशुपालन की बात कर लें अब लगे हाथ, तो पशुपालन में जैसे पशुपालन का तो महत्व था ही, वहाँ पर एक कुंवर वाले सांड का भी महत्व था। जो यूनिकॉर्न था, एक सिंग वाला जानवर, उसका तो महत्व था ही, साथ ही एक कुंवर वाला सांड का भी विशेष महत्व था, वह विशेष प्रिय था उन्हें। साथ ही कुत्ता और बिल्ली का भी एविडेंस मिलता है, हम लोग फोटो में भी देखेंगे, पैरों का निशान उनका मिला है। साथ ही गधे और ऊंट भी रखे जाते थे, और संभवतः गधे का और ऊंट का प्रयोग वो सामान की ढुलाई में करते थे। वैसे भी राजस्थान वाले क्षेत्र में अभी भी हम लोग देखते हैं कि ऊँटों का प्रयोग होता है, या गधों का प्रयोग अभी भी सवारी ढोने के लिए, वस्तु ढोने के लिए किया जाता है, लेकिन हाँ, उस रूप में घोड़ा नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए, अब है कि तो पशुओं की बात अगर किया जाए तो हाथी हो गया, गैंडा हो गया, सांड हो गया, बुल हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गधा हो गया, ऊंट हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखती है, लेकिन गाय का साक्ष्य उस रूप में नहीं है, या उसका इम्पोर्टेंस उस रूप में नहीं था। चलिए, अब हम अश्व केंद्रित नहीं था, इसकी चर्चा हो गई है। अब इसके हम लोग देखिए कुछ फिगर हैं, काफ़ी ये है। अब इस पर हम लोग आते हैं शिल्प और तकनीकी ज्ञान पर। तो पहले ही बता चुका हूँ कि यह एक शांतिप्रिय सभ्यता थी, और जिसमें युद्ध का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, वाणिज्य व्यापार का इम्पोर्टेंस था, और संभवतः जो वहाँ की शासन व्यवस्था थी वणिक वर्गों के हाथ में थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यानी वाणिज्य व्यापार खूब फल फूल रहा था। ठीक है, जहाँ तक उसकी बातें हैं, वाणिज्य व्यापार की बातें हैं या शिल्प की बातें हैं, तो बुने हुए कपड़ों के भी साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदारो वगैरह से। ठीक है, और तकलियों का इस्तेमाल वो करते थे कपड़ा को बुनने में। कपड़ा में सूती वस्त्र भी और ऊनी वस्त्र भी, और सूती वस्त्र कपास का, तो यह एक आरंभिक स्थल रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको इंडस भी कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बुने हुए कपड़े हो गया। अच्छा, खान पान की बातें मैं कर लूँ तो खान पान में शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, और मांसाहारी में जो भी जीव जंतु वहाँ पर उस समय में थे, इवन कि हाथी, घोड़ा, जो भी है सारे चीज़ वो खाते थे। ठीक है, इवन कि गाय का भी चर्चा वहाँ पर दिखता है। चलिए, इसमें वाणिज्य व्यापार की बातें कर लें तो वाणिज्य जो व्यापार जो था अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों से, राजस्थान के क्षेत्रों से तो था ही, साथ ही अफगानिस्तान जो सीमांत एरिया है, साथ ही अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों से भी था। जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अफगानिस्तान में इनका एक केंद्र था, वाणिज्य बस्ती था, जिसको अभी हम एम्बेसी कहते हैं। ठीक है, एम्बेसी के रूप में या महावाणिज्य दूतावास कहते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। जैसे इंडिया में बॉम्बे में विभिन्न कंट्री का महावाणिज्य दूतावास होता है, जहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स की चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है विभिन्न देशों का। वैसे ही हमारा कॉमर्शियल कैपिटल जो है, क्या है, इकोनॉमिकल कैपिटल बॉम्बे है। ठीक है, तो वाणिज्य बस्ती वहाँ पर अफगानिस्तान में पाई गई इनका, और जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के अन्य देशों से होता था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही मेसोपोटामिया के क्षेत्र में अनेक सिले मोहरे भी, यहाँ की इंडस सिविलाइजेशन की अनेक मोहरे मेसोपोटामिया की खुदाई में मिला है। इसका स्पष्ट मतलब है कि उस क्षेत्र से इनका वाणिज्य व्यापार काफ़ी फल फूल रहा था। ठीक है, देखिए हड़प्पा मोहरे मेसोपोटामिया की खुदाई से निकला है।
अब हम लोग आते हैं इसकी धार्मिक प्रथाएं पर। इससे पहले थोड़ी सी बाट माप और गुरु की चर्चा से कर लें। हाँ, उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। जो धार्मिक चीज़ें हैं, ठीक है, तो धार्मिक में क्या था कि इसमें प्रकृति पूजा पर ज़्यादा जोर दिखता है। वह वृक्ष का, प्रकृति का, पशु का, आदि चीज़ों की वह पूजा करते थे। और ये कहीं न कहीं सनातन धर्म में वो चीज़ें आज भी दिखती है, ठीक है। मंदिर का प्रयोग यहाँ पर नहीं दिखता है, जो कि उसके समकालीन जो अन्य मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता थी उसमें मंदिर का साक्ष्य दिखता है, लेकिन यहाँ पर मंदिर का साक्ष्य नहीं दिखता है। मात्र जो सिंधु घाटी सभ्यता है और जो इसके बाद जो वैदिक काल आती है, दोनों में जो एक धार्मिक स्वरूप में जो बहुत बड़ा जो एक डिफरेंस देखने को मिलता है व्यूअर्स, वो ये मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ये लौकिक थे, यानी सांसारिक थे और पूरी तरह से व्यवहारिक। बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति करना और निर्वाण की प्राप्ति करने की इनका उद्देश्य नहीं था, कोई भी इनका ऐसा उद्देश्य नहीं था। हाँ। तो जो भी चीज था उनका धर्म जो था बिल्कुल ही प्रैक्टिकल था, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ धर्म को मानते थे। मतलब प्रकृति की, जैसा सर ने बताया कि प्रकृति की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, अग्नि वगैरह की पूजा करते थे, यानी प्रकृति से जुड़ी चीज़ों की पूजा करते थे, जो उनके लिए उनके सामाजिक जीवन में भी, उनके आर्थिक जीवन में भी खासा महत्व रखता है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से वह टोटली क्या थे, व्यवहारिक थे, ये लौकिक थे, न कि अलौकिक और परालौकिक चीज़ों पर उनका महत्व था। इसीलिए इनके अपनी देवी देवताओं के लिए कोई मंदिर जैसे साक्ष्य यहाँ पर नहीं दिखता है। हालांकि यहाँ पर यह माना जाता है कि इस सभ्यता में मातृशक्ति की प्रबलता रही होगी, नारी शक्ति की पूजा, चूँकि इसमें टेराकोटा कलाकृतियों से जो कुछ चीज़ें मिली है उसमें यह देखा गया है कि एक महिला, एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है, ठीक है। संभवतः यह पृथ्वी देवी की पृथ्वी देवी की ये रहा होगा। और इस रूप में ऐसे अनेकों टेराकोटा कलाकृतियाँ दिखी है, जो जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर नारी शक्ति का महत्व रहा होगा और संभवतः हो सकता है कि मातृसत्तात्मक समाज का भी प्रभाव वहाँ पर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी इस संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में। अब पुरुष देवता, महिला, इसमें आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा फिगर है, देखिए इसमें, देखिए पृथ्वी देवी की प्रतिमा की चर्चा हो चुकी है, नारी शक्ति की चर्चा हो चुकी है, ये बहुत ही अच्छा फिगर है, देखिए। अब हम लोग आते हैं कि नारी शक्ति की तो बातें हो गई, भाई नारी देवता की बातें हो गई, पुरुष देवता की बातें नहीं होगी तो नाराज हो जाएंगे। भाई इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। हाँ, तो हाँ, मेल डोमिनेटिंग समाज है तो समस्या पैदा हो सकती है। अब आप मनी मन सोचिए कि पूरे इतिहास के काल में कहाँ की शासन व्यवस्था में नारियों का महत्व ज़्यादा था, ठीक है। आपके लिए प्रश्न है। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं पुरुष देवता। तो पुरुष देवताओं की जहाँ तक बातें हैं, तो मुहरों पर जो चित्रित यह किया गया है उसमें देखा गया है कि एक मुहर पर 3 सिंगे हैं, ठीक है। 3 सिंग वाला एक व्यक्ति है जो कि ध्यान की मुद्रा में है और उसके 3 मुख हैं, और संभवतः यह क्या है, पशुपति महादेव हैं, ठीक है। पशुपति महादेव जो आज भी हैं, और इस नाम से काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। ये देखिए कि एक व्यक्ति आसन लगाए हुए है, एक तरफ बाघ है, एक तरफ हिरन है, फिर गैंडा है, भैंसा है, पशुओं से घिरा हुआ है। और चूंकि उस समय में ये भी इंडिकेट करता है कि पशुओं का महत्व रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए पशुपति महादेव के रूप में इनकी पूजा होती थी, और ये चीज़ें आज भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के भी कई साक्ष्य, अनेकों प्रतीक मिले हैं, और यह लिंग और योनि की पूजा सनातन धर्म में, हिंदू समाज में आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा है कि ऋग्वेद में कहा जाता है कि लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा है, ठीक है। इसकी चर्चा ऋग्वेद में भी है। और जो लिंग पूजा
कि प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में जो दिखती थी वो चीज़ें आज भी हमारे सनातन समाज में उसकी निरंतरता देखी जाती है। पूजा की एक विशिष्ट विधि के रूप में जो हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, किसी भी आप शिवालय में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक शिवलिंग होता है और शिवलिंग के बगल में योनि होती है, ठीक है। कामाख्या देवी आश्रम वगैरह में इसका भी प्रचलन इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है।